कैप मंत्रा, हमारे साथ है नुलबंग सिक्योरिटीज के नीरज छेदा और बात करेंगे मार्केट्स की स्ट्रैटेजीज पर भी करेंगे फोकस। लेकिन पहले लेकर आते हैं समय का बाजार का हाल। तो एक बार फिर से यूएस ईरान की जो रिन्यूड टेंशंस हैं, जो क्राइसिस हैं, वो मार्केट्स पर हावी हुई हैं इंटरनेशनल मार्केट्स पर भी, साथ ही कच्चे तेल पर भी, और जिसका असर हम भारतीय बाजारों पर भी देख रहे हैं। निफ्टी 24,000 के ऊपर इंटैक्ट है, वॉलेटाइल जरूर है, लेकिन यहां भी थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। ज्यादा पेन ऑल्दो आपको कुछ और पॉकेट्स में दिखाई देगा, जैसे कि बैंक्स, फाइनेंशियल्स आज काफी कमजोरी के साथ कारोबार करते हुए दिखाई देंगे आज के सेशन में। मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स भी आधा परसेंट के नुकसान के साथ कर रहे हैं ट्रेड। निफ्टी इस समय 137 पॉइंट नीचे है, 700 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक है, जहां पर गिरावट है 1.1% के आसपास की। मिड कैप इंडेक्स आधा % नीचे ट्रेड कर रहा है, 314 अंकों की कमजोरी यहां भी है। तो डेफिनेटली जो मार्केट की का मूड है वो वॉलेटाइल जरूर बना हुआ है विद नेगेटिव बायस। स्मॉल कैप इंडेक्स भी 1% के नुकसान के साथ कारोबार कर रहा है। अगर आप एनएससी स्टैट्स भी देखेंगे तो मूड माहौल बियरिश साइड पर इंक्लाइन है, क्योंकि 2141 स्टॉक्स है जो गिरावट के साथ कर रहे हैं ट्रेड। सिर्फ 903 शेयर्स हैं जो कि बढ़कर कर रहे हैं कारोबार आज के सेशन में। कच्चा तेल और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर एक जोरदार उछाल हमने देखा है। और आप देखिए, हम 75, 76, 77 के लेवल की बात कर रहे थे, इस समय $86 पर ब्रेंट का भाव कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो यूएस ईरान सीज फायर जो अटका है, जो रिन्यू टेंशंस इमर्ज हुई हैं, उससे कहीं ना कहीं सप्लाई पर अंकुश लग सकता है, ये डर है बाजार को, और इसीलिए $86 के आसपास इस समय ब्रेंट कारोबार कर रहा है। 3% का उछाल इस समय देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर हम पिछले कुछ सेशंस का ट्रेंड देखें तो ऑलमोस्ट 10% के आसपास का सर्ज हम जहां प्राइसेस ठहरे हुए थे वहां से लेकर अब तक देख चुके हैं। तो ये हाल है ब्रेंट का आपकी स्क्रीन पर। एक बार सेक्टोरल हीट मैप और लेकर आते हैं आपकी स्क्रीन पर कि सेक्टर स्पेसिफिक क्या रुझान आज के सेशन में देखने को मिल रहा है। तो क्लियरली पेन दिखाई दे रहा है फाइनेंशियल्स में, बैंक्स में। निफ्टी बैंक 1.25% नीचे, 1.25% नीचे ही निफ्टी फाइनेंशियल्स हैं, और निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स तो 2.25% नीचे आज के कारोबार में ट्रेड कर रहा है। 2% नीचे रियल्टी इंडेक्स है, 1.5% नीचे ऑटोज है, डिफेंस 1% नीचे है। तो पेन दिख रहा है सभी जगह। आईटी एफएमसीजी में भी आप 0.5% और 1% की गिरावट देखेंगे। 0.5% नीचे ऑयल एंड गैस है, कैपिटल गुड इंडेक्स है, सिर्फ एक मेटल्स और फार्मा है जो कि हरे निशान में ट्रेड कर रहे हैं आज के सेशन में। निफ्टी फार्मा इंडेक्स 1% ऊपर है ऑलमोस्ट, निफ्टी मेटल इंडेक्स 0.5% ऊपर कर रहा है ट्रेड। तो ये रहा मार्केट का पूरा एक्शन इस समय आपकी स्क्रीन पर। लेकिन इस बीच स्ट्रैटेजीज आपकी इंडेक्स लेवल पर क्या हो सकते हैं, इस पर बातचीत करते हैं। नीरव, गुड आफ्टरनून। बताइए, निफ्टी बैंक निफ्टी को ट्रेड बन रहा है टिल मार्केट क्लोजिंग, या छोड़ दें? या हाय, गुड आफ्टरनून दीपाली जी। देखिए, निफ्टी में पीसीआर काफ़ी हाई था, ईओडी, और ओवरऑल ट्रेंड भी एक रेजिस्टेंस पे था लास्ट कुछ दिनों से। 24,300 और 23,900 के बीच में चल रहा है। आई बिलीव यहाँ से और 100 पॉइंट गिर सकता है बाजार इन द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। तो बाय करिए, मगर नीचे डिप्स में करिए, दैट वुड बी अ बेटर स्ट्रेटेजी। तो 23,900 950 के आसपास आता है फ्यूचर, तब जाके आप निफ्टी खरीदिए। आज के लिए कोई कॉल नहीं है, पर यस, डिप्स पे बाय करना चाहिए। आपका टारगेट रहेगा 24,300 का, आपका स्टॉप लॉस रहेगा 23,800 का। बैंक निफ्टी अगेन सिमिलरली लास्ट 3 हफ्ते देखें तो एक डोजी कैंडलस्टिक्स पैटर्न बनाया है जो कि एक नेगेटिव है। यहाँ से डेफिनेटली ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी में भी थोड़ा बहुत साइडवेज ट्रेंड होगा। एक बढ़िया सपोर्ट है 57,100 का, उसके आसपास बैंक निफ्टी जब आता है तब जाके आप खरीदिए। फिर 56,800 का स्टॉप लॉस लगाइए, और ऊपर में 58,500 तक के टारगेट आपको नजर आ सकते हैं। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच आपकी क्या रहेगी? या देखिए, स्टॉक में मेरे हिसाब से आपको बाइंग स्ट्रेटेजी ही अपनानी है। और करंट लेवल से दीपक नाइट्रेट में एक ब्रेकआउट है, तो करंट लेवल से आप बाइंग कर सकते हैं। ये स्टॉक 1650 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1750 तक के टारगेट नजर आ सकते हैं। दूसरा है अंबुजा सीमेंट। ये एक स्टॉक है जो काफी समय से अपना 50 डे मूविंग एवरेज ब्रेक नहीं कर पा रहा था। पिछले 2 दिनों में उसके ऊपर बंद आया है, और आज भी एक ब्रेकआउट आया था, मगर वो फिजल आउट हुआ है। बट आई डेफिनेटली बिलीव यहाँ से और बाइंग उभर के आ सकती है। तो अंबुजा सीमेंट करंट लेवल से आप बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 420 का रहेगा, ऊपर में 450 तक के आपके टारगेट नजर आ सकते हैं। तो ये रहे स्टॉक स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज आपके लिए। अंबुजा सीमेंट पर एक ट्रेड आप ले सकते हैं। यहाँ 430 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देख रहे हैं, बट पोजीशंस यहाँ पर खरीदारी की तरफ बनाई जा सकती है अंबुजा सीमेंट में। इस बीच एक बार रुपये और आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर कमजोरी और इंटेंसिफाई होते हुए दिखाई दी है। उसके बाद मिड कैप्स के गेनर लूजर्स और आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। एक बार रुपये के लेवल्स ले लेते हैं। इस समय 96.22 के एग्जिस्टिंग लेवल्स देख रहे हैं। दिन के लोअर लेवल्स पर रुपया कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। तो जो भी हो रहा है
वेस्ट एशिया में उसका इम्पैक्ट कच्चे तेल पर, सब्सिक्वेंटली रुपी पर आप देख रहे हैं डॉलर के मुकाबले ऑलरेडी इस समय रुपया 60 पैसे कमजोर होकर ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन मिड कैप्स का हाल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। इंडेक्स तो आधा % नीचे है ही। शुरुआत करते हैं फाइनेंशियल्स के साथ ही। तो पहले बैंक्स और एनबीएफसीज आपके स्क्रीन पर लेकर आते हैं, जहां पर कमजोरी सबसे ज्यादा आज के सेशन में देखने को मिल रही है। एनबीएफसीज में बिकवाली है एल&टी फाइनेंस में 3.5% नीचे, 3.5% का नुकसान पूनावाला फिनकॉर्प, एमएनएम फाइनेंशियल 3.25% नीचे, 2% नीचे है चोला इन्वेस्ट। बैंक स्टॉक्स जो कमजोर हैं आज के सेशन में, उसमें कैनरा बैंक, फेडरल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, यहाँ 2.5% तक का नुकसान है कैनरा बैंक में। बाकी तीनों शेयर्स 1.5% के आसपास की वीकनेस के साथ कर रहे हैं ट्रेड। ऑटो और ऑटो एंसिलरी पैक में मुनाफ वसूली 2.5% नीचे बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, अपोलो टायर्स 2% नीचे, 2.5% नीचे अशोक लेलैंड, यूरोमिंडा 2.25% नीचे आज के ट्रेड में। एनर्जी स्टॉक्स जो कमजोर हैं उसमें एमआरपीएल लॉसेस के साथ ट्रेड कर रहा है 4% के, 4.25% नीचे है चेन्नई पेट्रो। आईओसी एचपीसीएल में लगभग 1.5 से 2% की कमजोरी दिखाई दे रही है। आईटी में जो स्टॉक्स कमजोर हैं, कल आईटी आउट परफॉर्मर था, आज यहाँ पर प्रॉफिट टेकिंग है। न्यूजन सॉफ्टवेयर 6% नीचे, 4.25% नीचे रामको सिस्टम, सोनाटा सॉफ्टवेयर 4.25% नीचे और टाटा एलेक्सी 3.25% नीचे कर रहा है ट्रेड। रियल्टी में जो शेयर्स कमजोर हैं उसमें लोधा डेवलपर्स, गोदरेज प्रॉपर्टीज, डीएलएफ और शोभा है। यहाँ 2.5% का नुकसान है शोभा गोदरेज में, डीएलएफ 2% नीचे, 4.25% नीचे है लोधा। फार्मा हरे निशान में है, तो फार्मा के कुछ सिलेक्ट स्टॉक्स लेकर आते हैं स्क्रीन पर, जहां पर बाइंग है। बायोकॉन खबरों की वजह से जो ब्लॉक डील हुई उसका इम्पैक्ट 7% ऊपर इस समय 438 के एग्जिस्टिंग लेवल्स पर। जीएसके फार्मा यानी ग्लेक्सो यहाँ पर 3.25% का मूव है, ऑर्किड फार्मा 4.25% ऊपर और 3% की तेजी डीवीज लैब में इस समय दिखाई दे रही है। और इनफैक्ट हमने अभी बायोकॉन का जिक्र किया, बायोकॉन ऑलरेडी खबरों की वजह से फोकस में, और फोकस में है कंटेनर कॉर्प का स्टॉक भी। दोनों ही शेयर्स में जोरदार तेजी है। ये तेजी क्यों बनी है, क्या इसके पीछे कारण है, अब इसी पर फोकस करते हैं। नुपुर हमारे साथ मौजूद है डिटेल्स के साथ। तो नुपुर बताइए, बायोकॉन और कॉनकॉर दोनों ही आज वीक मार्केट सेंटिमेंट्स के बीच में हीरो ऑफ द डे है, क्या है कारण? बायोकॉन में जैसे कि आपने बताया ब्लॉक डील सुबह हुई और जो सप्लाई का ओवरहैंग था, सप्लाई का जो दबाव था वो अब खत्म होते हुए नजर आ रहा है। बायोकॉन में सुबह 3,680 करोड़ की बड़ी ब्लॉक डील होती हुई दिखी। माइलाइन ने अपनी पूरी 5.64% जो बची हुई हिस्सेदारी थी वो अब वहां पे एग्जिट ले लिए, बेच दिए, और जो प्राइस निकल के आया इस डील का वो 400 रुपये प्रति शेयर रहा। डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग थी, जिसकी वजह से जो फ्लोर प्राइस से ऊपर पर ये डील होती हुई दिखी है। अब बड़ा जो सेलर बाहर निकला है, तो सप्लाई का जो दबाव था पिछले कुछ समय में वो पूरी तरह से खत्म हो चुका है। और इस साल बायोकॉन ने 4,150 करोड़ का QIP भी किया था, जिसका बड़ा हिस्सा बायोकॉन बायोलॉजिक्स में माइलन की हिस्सेदारी खरीदने और जो डेट की कंसर्न्स कंपनी के साथ हमेशा से रही है उसको चुकाने में इस्तेमाल किया गया था। अब ब्रोकरेज व्यू की माने तो यहाँ पे स्टॉक जो है इस डील के बाद हो सकता है MSCI स्मॉल कैप इंडेक्स से MSCI स्टैंडर्ड इंडेक्स में अपग्रेड होते हुए नजर आए। जो प्राइस रहेगी वो 440 से 445 रुपए के आसपास रह सकती है। अगर ये ट्रांजिशन होता है स्मॉल कैप से स्टैंडर्ड इंडेक्स में, तो करीबन $260 मिलियन तक का इनफ्लो यहाँ पर आते हुए नजर आ सकता है। काफ़ी सारी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार मैनेजमेंट का गाइडेंस भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग निकल के आते हुए दिखा है। मैनेजमेंट का कहना है कि हाई कॉस्ट फाइनेंस का जो बोझ था, जो इतने समय से डेट के कंसर्न्स थे, वो कम होते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस शीट मजबूत होती हुई नजर आ रही है। आगे चल के और भी डीलेवरेज करती हुई कंपनी दिखेगी। FY27 से जो फ्री कैश फ्लो है वहां पर भी सुधार आते हुए दिखेगा। 5 साल में कंपनी का जो आकार है वो 2 गुना करने का लक्ष्य कंपनी का। GLP-1 बायोकॉन के लिए बड़ा ग्लोबल अवसर हो सकता है। CDMO बिजनेस से सिंजीन में अगले फाइनेंशियल ईयर जो है वो मजबूती के साथ टर्न अराउंड भी यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस मीडिया रिपोर्ट के अनुसार देखें तो काफ़ी पॉजिटिव आते हुए नजर आ रहा है। ब्लॉक डील की वजह से ओवरहैंग जो है वो अब जा चुका है और ब्रोकरेजेस का मानना है कि जो स्टॉक है वो भी अब अपग्रेड होकर स्मॉल कैप से मिड कैप में स्टैंडर्ड इंडेक्स में आते हुए दिखेगा। अब दूसरा स्टॉक जिसकी आपने चर्चा की कॉनकॉर, उसका भी आज देखिए शानदार प्रदर्शन आपको दिखेगा, लेकिन ऊपरी लेवल से काफ़ी नीचे फिलहाल ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। इसका Q1 का अपडेट देखें तो काफ़ी शानदार आते हुए नजर आया है। कुल कंटेनर वॉल्यूम 9% की बढ़त यहाँ पर देखने को मिली है। एग्जिम के कंटेनर वॉल्यूम देखें तो 10% की बढ़त आपको यहाँ पर भी नजर आएगी। Q1 में घरेलू वॉल्यूम भी यहाँ पर बढ़ के आते हुए दिखे। 6.2% की ग्रोथ यहाँ पर भी आती हुई नजर आई। तो दोनों स्टॉक में पॉजिटिव खबरें और आउट परफॉर्मेंस स्क्रीन पर क्लियरली नजर आ रही है। ओके,
थैंक यू नुपुर, ये डिटेल्स बताने के लिए। तो कॉनकॉर भी 5.5% ऊपर है, ऑलमोस्ट 7% के गेंस के साथ बायोकॉन इस समय कारोबार करते हुए दिखाई दे रहा है। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें लेकर आएंगे, कुछ स्टॉक्स पर भी लेंगे हमारे एक्सपर्ट्स की व्यूज। जल्द वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और रुक करें कुछ और खबरों की तरफ। बाजार को सीमेंट कंपनी नुवोको विस्टा के नतीजे पसंद आए हैं। पहली तिमाही के नतीजों के बाद शेयर में करीब 8% की तेजी है। क्या रहा ऐसा नंबर्स में, या फिर क्या वो एलिमेंट्स रहे जो कि बाजार को पसंद है अर्निंग्स में? समझते हैं आशीष चतुर्वेदी से। आशीष बताइए। देखिए, नंबर्स बहुत स्ट्रांग देखने को मिले और ये सीमेंट स्पेस की पहली कंपनी जिसकी तरफ से Q1 के नंबर्स आए, तो मार्केट ने भी आप देखें तो खुलकर रिएक्शन दिया है। अब खास बात है कि तिमाही के दौरान जो कॉस्ट कंट्रोल है इसका एक फ़ायदा देखने को मिला, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है इसमें एक सुधार देखने को मिला, और साथ में आप देखें तो जो वॉल्यूम्स हैं ये ऑलमोस्ट 5.3 मिलियन टन के आसपास रहे, यानी पिछले साल के मुकाबले आप देखें तो जो वॉल्यूम्स हैं इसमें 5% की बढ़ोतरी देखने को मिली। इसके साथ अगर आप देखें तो जो पूर्वी भारत सेंट्रिक सीमेंट कंपनीज़ है यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि इसके नतीजों का रब ऑफ आपको नज़र आएगा। मिसाल के तौर पर अगर आप देखें तो डालमिया भारत है, यहाँ पर भी आपको एक्शन खास नज़र आ रहा है। लेकिन इसके नंबर्स एक बार के लिए मैं आपको विस्तार से बता देता हूँ। स्क्रीन पर यहाँ पर आएगा पूरा डेटा। अब आप बात करें आय की, तो यहाँ पर बढ़िया बढ़त देखने को मिली है, जो कि पिछले साल 2872 करोड़ थी इसी तिमाही के दौरान, वो अब आई है 3128 करोड़। ऑपरेटिंग मुनाफा 519 करोड़ से बढ़कर 568 करोड़ हो गया, और ऑपरेटिंग मार्जिन आप देखें तो मोर और लेस स्टेबल है। हालांकि स्लाइट एक्सपेंशन यहाँ पर नजर आया, 18.1 से 18.2% के एबिटा मार्जिन यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन खास बात यह कि आप साल दर साल देखें या फिर तिमाही दर तिमाही, यानी सीक्वेंशली दोनों आधार पर जो ग्रोथ है आपको नजर आई। सालाना आधार पर 3% और तिमाही आधार पर तकरीबन 7% की बढ़ोतरी देखने को मिली। और क्योंकि ये सीमेंट कंपनी है तो एनालिस्ट और मार्केट इसमें एबिटा प्रति टन को काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। और इसका ट्रेंड आप देखिए, चाहे Q1 में पिछले साल 1037 रुपये था, जो कि Q4 में 980 रुपये के करीब, और अब 1072 करोड़ का आंकड़ा देखने को मिला। यानी साल दर साल और सीक्वेंशियल आधार पर एबिटा प्रति टन में काफ़ी बढ़िया इंप्रूवमेंट देखने को मिला, और नतीजे आप देखें तो काफ़ी पैरामीटर्स पर बेहतर। और इसका एक बड़ा बेनिफिट है क्योंकि आप फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो ये 117 करोड़ से घटकर 70 करोड़ हो गया। अन्य आय इस तिमाही के दौरान कम थी, जो कि पिछले साल तकरीबन 15 करोड़ थी, अब सिर्फ 3.5 करोड़ के आसपास थी। लेकिन क्योंकि ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी और इसी का असर देखने को मिला, स्टॉक में बढ़िया तेज़ी नजर आई। ओके, थैंक यू आशीष ये डिटेल्स बताने के लिए। तो ये रही तमाम डिटेल्स अर्निंग से जुड़ी हुई, या फिर क्या वजह है इस स्टॉक के पीछे रिएक्शन की। अच्छा, इस बीच नुवोको पर राय ले उससे पहले एक बार ब्रेंट के प्राइसेस आपके सामने लेकर आते हैं। जब हमने शो की शुरुआत की थी तब अंडर 86 ट्रेड कर रहा था, इस समय 86 के ऊपर आकर ब्रेंट ट्रेड कर रहा है। तो तेजी यहाँ पर फर्दर पुश होते हुए दिखाई दी है, और जो तेजी है पिछले 2 दिन में काफी तेजी से इमर्ज हुई है ब्रेंट के प्राइसेस में। इस समय 86.25 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं, 3.5% के आसपास का उछाल देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर जो बाइंग है, जो तेजी है, वो फर्दर एक्सटेंड होते हुए। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे राय लेते हैं। नुवोको की हम बात कर रहे थे, क्या राय रहेगी आपकी नुवोको पर? यहाँ से फर्दर तेजी कितनी और देखने को मिल सकती है? क्या नेक्स्ट लाइकली टारगेट हो सकता है नीरव? देखिए, ये एक स्टॉक है जो काफी समय से कंसोलिडेशन कर रहा था। बहुत इंपॉर्टेंट एक रेजिस्टेंस था 330 का, और वो ब्रेक हुआ है। आज अगर 330 के ऊपर क्लोजिंग मिलती है तो मेरे हिसाब से इसमें रेंज ब्रेकआउट होगा, और उसके कारण से ऊपर में 400-425 तक जा सकता है। तो वो टारगेट के साथ में आप बाइंग कर सकते हैं। नीचे में 325 का स्टॉप लॉस लगाए। ओके, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पर कुछ और खबरें, जल्द वापस आते हैं।
आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 का रास्ता साफ हो गया है। इससे जुड़े सभी मुद्दे सुलझ गए हैं और सूत्रों के मुताबिक आईटी मंत्रालय जल्द ही इस पर कैबिनेट की मंजूरी ले सकता है। और डिटेल समझते हैं, हमारे साथ हैं असीम मनचंदा। असीम, बताइए। सरकार भारत में सेमीकंडक्टर बनाने को बढ़ावा देना चाहती है। इसके लिए सरकार सेमीकंडक्टर मिशन 1.0 लेकर के आई थी। उस मिशन के तहत करीबन 17,000 करोड़ रुपए अप्रूव किए गए थे और 12 कंपनियों को इसकी मंजूरी भी दी गई थी, जिसमें से 3 कंपनियां ऑलरेडी प्रोडक्शन शुरू कर चुकी है। लेकिन अब सरकार ये चाहती है कि एक पूरा इकोसिस्टम बनाया जाए, जिसके में कंपनियों को पूरी सप्लाई चेन उनके भारत के अंदर ही मिले। खासतौर पर कंपनियों को गैसेस मिले, इंगोट्स मिले या फिर दूसरा रॉ मटेरियल वो भारत के अंदर ही मिले। तो सरकार अब सप्लाई चेन बनाने के ऊपर काम कर रही है। तो उसके लिए सरकार इंडियन सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। जो सूत्र बता रहे हैं कि इसके बजट से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे थे वो अब सुलझ चुके हैं और सरकार बहुत जल्द, जो आईटी मंत्रालय बहुत जल्दी इसके लिए कैबिनेट की मंजूरी भी ले सकता है। एक बार कैबिनेट की मंजूरी मिलती है तो सरकार इस मिशन को लेकर के आगे बढ़ सकती है। जो मिशन का जो बजट एलोकेशन होगा वो करीबन 1.25 लाख करोड़ रुपए के आसपास का होगा। उसके साथ साथ अभी ये मिशन ISM 1.0 करीबन 5 साल का था, लेकिन ISM 2.0 के तहत इसको बढ़ा करके 12 साल का किया जा सकता है। तो इससे जितने भी जुड़े मुद्दे हैं वो सारे अब सुलझ चुके हैं और बहुत जल्दी आप इसको कैबिनेट की मंजूरी आते हुए भी देख सकते हैं। शुक्रिया आपका असीम में डिटेल्स बताने के लिए। तो जल्द ही लॉन्च होगा ये मिशन 2.0 और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू असीम इन तमाम डिटेल्स के लिए। अब आगे बढ़ते हुए फटाफट से नजर डालते हैं इस हफ्ते के क्लैड नंबर 1 के अपडेट पर। सोफार क्या स्थिति देखने को मिल रही है। इस हफ्ते चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप हुरचंदानी और ग्लोब कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा के बीच मुकाबला है। रिटर्न की स्थिति आपकी स्क्रीन पर सचिन गुप्ता लीड कर रहे हैं 14.5% से ज्यादा के रिटर्न्स के साथ। प्रदीप हुरचंदानी का पोर्टफोलियो 3.5% के रिटर्न्स लैंड कर रहा है। तो ये रहा अपडेट हमारे खिलाड़ियों की तरफ से इस हफ्ते का। प्रदीप हुरचंदानी के पोर्टफोलियो में बदलाव भी है। इन्होंने प्रॉफिट्स बुक किए हैं कार ट्रेड टेक में। 3400 के इनके टारगेट थे, हालांकि इन्होंने 3040 पर इस पोजीशन को वाइंड अप किया है। 2790 का स्टॉप लॉस था। तो अगर ये पोर्टफोलियो में आपके पास है तो इस पोजीशन से एग्जिट कर लीजिए, क्योंकि प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह प्रदीप हुरचंदानी ने दी है कार ट्रेड टेक में। तो ये एक बदलाव है सो फार जो पोर्टफोलियोज हमारे तीनों खिलाड़ियों ने आपको सजेस्ट किए गए हैं। एक बदलाव प्रदीप के पोर्टफोलियो में, जो कि कार ट्रेड टेक को लेकर है, जो एक बाय कॉल थी, यहाँ पर प्रॉफिट्स बुक करने की सलाह है। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है। ब्रेक उस पर आप देखिए न्यूयॉर्क कंपनी, जहां आज हम बातचीत करेंगे बजाज कंज्यूमर के MD नवीन पांडे से। एक ब्रेक के बाद आशीष वर्मा मौजूद रहेंगे आपके साथ। नमस्कार।